नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 3000 पीआईक्यूज़ की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एपिसोड नंबर 22 लेकर आए हैं और इस एपिसोड नंबर 22 में हम आपके लिए बीपीएससी द्वारा आयोजित बीपीएससी असिस्टेंट की परीक्षा जो कि 28 अप्रैल 2023 को हुई थी, इस परीक्षा से 90 प्रश्न आपके हम जीएस के लेकर आए हैं और ये जो 90 प्रश्न होंगे परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इन जो जीएस के पीआईक्यू से जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं पीआईक्यू से आपके 7 प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, 7 प्रश्न पीआरटी में हूबहू फंसे थे। पीआरटी में 7 प्रश्न टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में, जो कि 20 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, तो 20 जुलाई के एग्ज़ाम में 7 प्रश्न डायरेक्टली यहाँ से आए थे। एक एक करके हम उनको भी देखेंगे। साथ में जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर 6 से 8 वाले हैं और टीजीटी वाले हैं, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए इस प्रश्न पत्र में बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा मेडाइवल हिस्ट्री के भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा साइंस के प्रश्न होंगे। इसके अलावा पॉलिटी के प्रश्न होंगे। एक एक करके इन प्रश्नों को हम देखेंगे और साथ में सभी अभ्यर्थियों को आपको इस प्रश्न पत्र को अच्छे से देखकर जाना है। और इस बार आपका टीआरई 3 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा हम इस बीपीएससी असिस्टेंट का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, इस मेंस का एग्ज़ाम का भी हम आपको अलग से पीआईक्यूज़ कराएंगे। तो फिलहाल हम अभी इसका प्रीलिम्स का पीआईक्यूज़ कवर करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपके सामने पेपर है, प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक जब आप देखते हैं, 1 से लेकर 50 तक जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग के 50 प्रश्न दिए गए। इसके बाद फिर यहाँ से 51 से जीएस के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो 140 तक जीएस के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और 140 तक जीएस के प्रश्न के बाद फिर यहाँ से कुछ मैथ और रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस बीपीएससी असिस्टेंट के पेपर में आपको 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ और रीजनिंग के, जो कि आपके टीआरई 3.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हूबहू इस प्रश्न पत्र से आपको पेपर देखने को मिल सकता है टीआरई 4.0 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी अभ्यर्थी लाइक कर दीजिएगा सेशन को, कमेंट भी कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। साथ में आज के हम इस सेशन में सभी जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं उनको करवाना संभव नहीं है, तो इसलिए आज के हम इस सेशन में आपको केवल और केवल जीएस के प्रश्न कराएंगे 51 नंबर प्रश्न से। 51 से लेकर 140 तक, 51 से लेकर 140 तक हम यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर 90 प्रश्न जीएस के हैं उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है इतिहास में? तो भारत का नेपोलियन अगर हम बात करें तो भारत का नेपोलियन हम कहते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की बहुत सारी विजय थी, बहुत सारी महान विजय इन्होंने हासिल किया था अपने समय में, जिसके वजह से भारत का नेपोलियन की इनको संज्ञा दी गई थी समुद्रगुप्त को। फिर यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न का। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न था, 51 नंबर। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? तो मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? भौतिक संस्कृति का मतलब है मटेरियल कल्चर के प्रचार प्रसार में कौन सहायता करता था? मौर्यों के अंतर्गत प्रशासक करता था, व्यापारी करता था, बौद्ध साधु करते थे या उपयुक्त सभी करते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं, आप भी इन सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की यहाँ पर दिक्कत नहीं है। कुछ एक प्रश्न है, बाकी जीएस के प्रश्न में आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के अंतर्गत प्रशासक का काम होता था, इसको प्रचार प्रसार करवाना। व्यापारी भी अपने माध्यम से करवाते थे। इसके अलावा बौद्ध साधु अलग अलग जगहों पे जाते थे, मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करते थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब उपयुक्त में से सभी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रशासक भी इन्वॉल्व होते थे, व्यापारी भी और बौद्ध साधु भी। अगला प्रश्न 53 नंबर का, मिडाइवल हिस्ट्री से प्रश्न आपका। तो जो भी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, आपसे मध्यकालीन भारत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपके सामने हैं। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो नहरों के बनाने के लिए और रख रखाव के खर्चे जो है किस प्रकार से वहन किए जाते थे? राज्य के द्वारा वहन किए जाते थे, सिख के द्वारा वहन किए जाते थे, अधिकारियों के द्वारा वहन किए जाते थे या काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे?
तो यहाँ पर बात करें काश्तकार मतलब होता है किसान। तो कौन इसका वहन करता था, यानी कौन ये टैक्स देता था? तो अगर हम बात करें 53 नंबर प्रश्न का, तो 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है काश्तकार। काश्तकार यानी कि जो किसान होते थे, इन किसानों पर या काश्तकारों पर एक जो है सेस लगता था, एक उपकर लगता था, जिसको हम उपकर बोलते हैं, इंग्लिश में सेस बोलते हैं, और इसका नाम था हक ए सर्ब। हक ए सर्ब, हक ए सर्ब नाम का एक टैक्स लगता था। 10% लगता था, जितना भी उत्पादन होता था उत्पादन के 10% पर हक ए सर्ब लगता था। इसी के माध्यम से फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव का जो खर्चा था, इसी हक ए सर्ब के माध्यम से वसूला जाता था। किससे वसूला जाता था? किसानों से वसूला जाता था। अगला प्रश्न है आईने अकबरी किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेडावल हिस्ट्री से। तो आईने अकबरी की अगर हम बात करें तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अबुल फजल ने, मिनहाज उस सिराज ने, निजामुद्दीन अहमद ने। तो आईने अकबरी जो लिखा है ये लिखा है अबुल फजल ने। और इसके अलावा अबुल फजल थे कौन? तो अकबर के ये कोर्ट हिस्टोरियन थे। तो अकबर के दरबार में इतिहासकार थे अबुल फजल। तो राइट आंसर यहाँ पर बी है अबुल फजल। अगला प्रश्न आपका है 55 नंबर। यहाँ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न दिखाई देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से इस पेपर में पूछे गए थे। पहला है आपके सामने, अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? हमारे क्लासेस से जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अब ये सब सवाल आपको बहुत हल्के लगने लगे होंगे। अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया? सभी को मालूम है 1793 ईस्वी में लागू किया गया। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। फिर अगला प्रश्न है, किसने प्रसन्नता पूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? तो याद रखिएगा, यह जो प्रश्न है फुल चांसेस कि आपका टीआरई 4 में यह स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा कि यह जो स्टेटमेंट था ये किसने दिया था, कि किसने कहा था कि प्रसन्नता पूर्वक किसने 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को, जो सूरत में कांग्रेस की फूट हुई थी, सूरत में विभाजित हो गई थी कांग्रेस, आपको मालूम है, तो उसको जो है हमारे लिए यानी ब्रिटिश सरकार के लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या किया था। तो किसने सूरत फूट को, कांग्रेस के सूरत फूट को 1907 को अपने लिए या ब्रिटिश सरकार के लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या किया था? लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो, सर एंड्रू फ्रेजर, लॉर्ड कर्जन। क्या आंसर होगा 56 नंबर प्रश्न का? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, आपको क्या याद है? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। आपको हमने पढ़ाया 1905 से लेकर 1910 का जो फेज है, 1905 से लेकर 1910 का जो फेज है, लॉर्ड मिंटो उस समय बात करें तो लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। जब कांग्रेस का फूट हुआ था तो लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। जो वायसराय था वही ये सब स्टेटमेंट देता था। लॉर्ड मार्ले भारत राज्य सचिव थे। भारत राज्य सचिव भारत में रहते ही नहीं थे, ये थे लंदन में बैठे रहते। तो लंदन में बैठे बैठे स्टेटमेंट दे नहीं सकते, तो कभी भी भारत राज्य सचिव नहीं होंगे। हमेशा आपका इससे आपको यहाँ पर ट्रिक यही था कि आपको 1907 में जो भारत के वायसराय होंगे वही यह स्टेटमेंट दिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। फुल संभावना है कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन प्रवाह सिद्धांत जिसको बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? तो कमेंट कीजिएगा यहाँ पर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रजनी पामदत्त, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो धन प्रवाह सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करें तो बंगाल प्रांत से सारी कहानी स्टार्ट हुई थी, और इसमें इन्होंने अपना जो बुक दिया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने धन प्रवाह सिद्धांत के बारे में डिटेल में चर्चा किया था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में धन प्रवाह के सिद्धांत को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, साथ में ब्रिटिश सरकार को एक्सपोज भी किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है आपका, अगेन आपका यहाँ से जो प्रश्न ये जो है विजयनगर के साम्राज्य से है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ये सभी को मालूम होना चाहिए। हरिहर थे, बुक्का थे, देवराय थे, कृष्णदेव राय थे। तो क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर बात करें तो विजयनगर के जो महानतम शासक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कृष्णदेव राय। हरिहर और बुक्का की बात करें तो ये संस्थापक थे विजयनगर साम्राज्य के, संस्थापक थे विजयनगर साम्राज्य के। तो कृष्णदेव राय की बात करें 1509 से लेकर 1529 तक ये विजयनगर के शासक थे। 1509 से लेकर 1529 तक कृष्णदेव राय
शासक थे और इनका जो डायनेस्टी था बात करें तो इनका जो स्पेसिफिक जो इनका वंश था विजयनगर तो चल ही रहा था। विजयनगर में भी बात करें तो तुलवा डायनेस्टी, तो तुलवा डायनेस्टी से ये संबंधित थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। तो यह प्रश्न आपका मेडाइवल हिस्ट्री से यह प्रश्न है। टीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए, हिस्ट्री जिनका है उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो 59 नंबर प्रश्न में किसने कहा था, संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया, दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। तो ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने, तो याद रखिएगा। और जियाउद्दीन बर्नी ने यहाँ पर बात किया था, जियाउद्दीन बर्नी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था तारीख़े फिरोज शाही। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तारीख़े फिरोज शाही, तो तारीख़े फिरोज शाही नामक पुस्तक में जियाउद्दीन बर्नी ने यह कहा था, यह स्टेटमेंट दिया था। फिर बात करते हैं, अगला है षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था। तो यह सवाल आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। षड्यंत्रकारी संगठन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा गया था। तो यहाँ पर बात करें ब्रह्म समाज को, थियोसॉफिकल सोसाइटी को, आर्य समाज को, उपयुक्त सभी। तो षड्यंत्रकारी संगठन का मतलब है कि जो रिवोल्यूशनरी नहीं कहेंगे, षड्यंत्रकारी का मतलब है जो षड्यंत्र कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइजेशंस किसको कहा जाता था। तो यहाँ पर बात करें 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो ब्रह्म समाज तो नहीं है, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी नहीं है, आर्य समाज यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ऐसा लगता था कि जो आर्य समाज के कुछ सदस्य हैं उनके ऊपर इनको संदेह था, तो यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का आर्य समाज है। फिर बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न का, पॉलिटी से बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है। ये प्रश्न आपको हमने पढ़ा रखा है, करा रखा है, आप सभी को मालूम है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A के तहत क्या बोला जाता है कि 14 साल तक के बच्चों को, कम से कम 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो राइट आंसर आपका डी है, 14 वर्ष। 86वां संविधान संशोधन 2002 याद रखिएगा, अनुच्छेद 21A याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार के नाम से भारतीय संविधान में इसको रखा गया है। फिर बात करते हैं कि इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। पॉलिटी का सवाल है आपका। तो भारत के राष्ट्रपति का बात करें तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है क्या। तो आपको हमने पढ़ा रखा है कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, आप प्रत्यक्ष रूप से होता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज बैठता है, निर्वाचन होता है उस पद्धति के हिसाब से, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स भाग लेते हैं। और कौन कौन भाग लेते हैं इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया है। भारत के उपराष्ट्रपति की भी बात करें तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। विधानसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, तो यहाँ पर राज्यसभा का जो सदस्य है ये भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी बात करें तो राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, राज्यसभा के सांसदों को बात करें तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये चुनाव करते हैं, तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो प्रत्यक्ष बचा कौन, एलिमिनेट करके विधानसभा के सदस्य। जैसे केंद्र में लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वैसे राज्य में विधानसभा का जो सदस्य होता है उसका चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है जनता डायरेक्ट चुनती है, जनता डायरेक्ट चुनाव करती है, जनता वोट देकर चुनाव करती है। तो विधानसभा के सदस्य एमएलए जिनको बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, विधायक का चुनाव कौन करती है, जनता करती है। और जो विधायक होते हैं ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो राज्यसभा का भी जो चुनाव हो जाएगा कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये तीनों अप्रत्यक्ष रूप से हैं, ये आपका प्रत्यक्ष रूप से है। फिर बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न की। भारत में संविधान संशोधन लोगों के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा, राज्यों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी आपको हमने अच्छे से पढ़ा रखा है। तो भारत के संविधान संशोधन बात करें तो भारत में संविधान संशोधन के लिए किसको शक्ति दी गई है भारत के संविधान के माध्यम से, तो ये शक्ति दी गई है संसद को। भारत की संसद, भारत की पार्लियामेंट को दी गई है। किस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है, तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के माध्यम से भारत के संसद को यह शक्ति दी गई है। तो राइट आंसर आपका संसद हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायत के चुनाव में, पॉलिटी का अगेन अच्छा सवाल है आपका,
पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किसने किया था? तो पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो आपके लिए थोड़ा टफ सवाल है। तो पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। और क्यों किया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने, आपको मालूम होगा आपसे सवाल पूछा गया है बीपीएससी द्वारा, पार्टीलेस डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पार्टी रहित लोकतंत्र, यानी ऐसा लोकतंत्र जिसमें पंचायत मतलब पार्टी ही ना हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, ये विचारधारा किसने दी थी? तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, पार्टी रहित लोकतंत्र का जो आइडिया है, जयप्रकाश नारायण जी ने 1961 में दिया था। द ऑल इंडिया पंचायत परिषद चेयरमैन जेपी थे और ऑल इंडिया पंचायत परिषद बैठी थी 1961 में, उस दौरान इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। पार्टीलेस डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जयप्रकाश नारायण का है, इसलिए जयप्रकाश नारायण पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध करते थे। क्लियर हो गया होगा आपको? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जयप्रकाश नारायण है। अगला प्रश्न है, राज्यों की पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है कि राज्यों को पुनर्गठन की शक्ति, यानी किसी राज्य को छोटा बड़ा कौन कर सकता है, किसी राज्य के कुछ भाग को दूसरे राज्य में कौन शामिल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो राज्यों की पुनर्गठन से संबंधित है, ये आप सभी को मालूम है कौन करता है? तो ये करता है भारत की संसद, भारत की पार्लियामेंट के पास में यह पावर है। अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 आपने पढ़ा होगा। तो अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 के माध्यम से राज्यों की जो पुनर्गठन की शक्ति है वो किसके किसके पास है? तो केवल और केवल भारत की संसद के पास। विधानसभा को कोई भी शक्ति इसमें नहीं है। तो राज्यों की पुनर्गठन की शक्ति भारत की संसद के पास है। अगला प्रश्न है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः डैश प्रशासन के लिए स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें, सभी शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्थापित किया जाता है, मध्य दर्जे के शहरों के लिए, महानगरों के लिए या बड़े कस्बों के लिए। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो ये साधारणतः यानी कॉमनली जो है बड़े कस्बों के प्रशासन के लिए स्थापित किया जाता है। पॉलिटी का सवाल है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा की गई है। बड़े कस्बों का मतलब है बिग टाउन्स, बिग टाउन्स का यहाँ पर चर्चा की गई है। और एक 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें बताया गया था कि 3 लाख तक का जो है अर्बन पॉपुलेशन होता है, शहरी जनसंख्या होती है। और ये जो है फिर आगे चलकर इसको हटा दिया गया था। और आगे चलकर जो अगर हम बात करें तो डिटेल में आपको जो अगर देखना हो इस प्रश्न का, अगर आपको डिटेल में देखना चाहते तो हम आपको इसका आंसर की प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी इसका राइट आंसर है बिग टाउन से, बड़े कस्बों हैं। तो बड़े कस्बों के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को साधारणतः स्थापित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था। देखिए ये भी हमने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो केरल में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। तो पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो पंचायती राज सिस्टम नागौर जिले में सबसे पहले लागू किया गया था। नागौर जिला कहाँ पर है? राजस्थान में। कब किया था? अक्टूबर 1959 में। और इससे पहले कौन सा जो है समिति का रिपोर्ट आया था? तो 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे ऐसा किया गया था। तो 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर भारत में सबसे पहले बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचायत राज डैश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। आसान प्रश्न आपके लिए कि पंचायती राज जो है महानगरों के लोगों को स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था, कस्बों के, ग्रामीण क्षेत्रों के या जिलों के। तो 68 नंबर प्रश्न की बात करें, पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है वास्तविक स्वराज, ये ग्रामीण स्तर पे बात करता है, क्योंकि ग्रामीण स्तर सबसे पिछड़े होते हैं शहर के मुकाबले भी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज का कॉन्सेप्ट था। तो पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। फिर बात करते हैं, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य रहा। ये किसने कहा है? तो ये एक स्टेटमेंट है जो पॉलिटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो 6 से 8 के ऊपर जितने भी पॉलिटी वाले हैं आपको ये प्रश्न का ध्यान रखना आंसर। 69 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो रजनी कोठारी जी का यहाँ स्टेटमेंट है, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य रहा। रजनी कोठारी जी का स्टेटमेंट है
और इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स इन इंडिया। पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक है, वहीं पर उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान। पॉलिटी का बहुत अच्छा सवाल है। तो बात करें यहाँ पर, भारत का संविधान एक मूल संविधान है। मूल संविधान का मतलब है कि जिसकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है, कहीं से कॉपी ना किया गया हो, कहीं से कुछ लिया ना गया हो, ऐसे संविधान को मूल संविधान बोलते हैं। उधार का बोरा है। उधार का बोरा मतलब है कि कहीं से हमने कुछ चीज़ें जो हैं बोरो की हैं, कई सारी चीज़ें हमने बोरो की हैं। फिर है दूसरे संविधानों की कोई नकल नहीं है। तो बात वही हो गया कि ए और सी एक ही हो गया। अगर दूसरे संविधान की कोई नकल नहीं है, इसका मतलब मूल संविधान है। अमेरिकी संविधान की नकल है। तो अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान के बारे में आपने अलग से एक पूरा टॉपिक पढ़ रखा है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। भारत के संविधान में बात करें तो आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए, तो जर्मनी के बीमर संविधान से। तो इस प्रकार से जब आप देखते हैं तो भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, बहुत सारे कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए भारत के संविधान को उधार का बोरा कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी है। ए और सी एक ही स्टेटमेंट है, तो इसलिए, और डी भी यहाँ पर अमेरिकी संविधान की नकल है, लेकिन केवल और केवल अमेरिकी संविधान की नकल नहीं है, बहुत सारे देशों की संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। तो इसलिए भारत के संविधान के लिए सबसे बेहतर यहाँ पर है उधार का बोरा, ए बैग ऑफ बोरोइंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 71, किस भारतीय राज्य ने 1969-70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी। तो 1969-70 में खनिज उत्पादन में नंबर 1 पर कौन था, ये आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर यहाँ पर बिहार है। बिहार क्यों है, क्योंकि बिहार के साथ में झारखंड भी मौजूद था। झारखंड पूरा खनिज उत्पादन का बेल्ट है, तो बिहार में तो कुछ खास नहीं, लेकिन झारखंड में पूरा खनिज बेल्ट ही पड़ा हुआ है। तो झारखंड जब बिहार के साथ में हुआ करता था, तब जो है वाला बिहार 1969-70 में खनिज उत्पादन में नंबर 1 पर चल रहा था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपने लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी। हमने आपसे बात किया था 1907 में स्थापना हुआ था किसका, टिस्को का। और यहाँ पर पूछा गया कि टाटा साहब ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की जो कंपनी थी वो स्थापित की थी। घोघरा और गंडक, घोघरा और गंगा, गंडक और कोसी, सुवर्ण रेखा और खरकई। तो याद रखिएगा, सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के मध्य में जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में लोहे और इस्पात की जो कंपनी थी स्थापित की थी, जिसको हम साधारणतः टिस्को के नाम से जानते हैं। तो टिस्को किन नदियों के बीच में स्थित है, तो टिस्को 1907 में सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के बीच में स्थित है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का, हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी। आसान प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा तो आराम से हो जाएगा। सीमित का मतलब है कहाँ तक की लिमिटेड थी, यानी उसके आगे नहीं जा पाई। क्या खाद्य फसलों तक सीमित थी हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन? क्या व्यावसायिक फसलों तक जो है सीमित थी? क्या खाद्य और व्यावसायिक फसलों तक सीमित थी? फल और खाद्य फसलों तक सीमित थी। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हरित क्रांति थी मुख्य रूप से खाद्य फसलों तक ही सीमित थी। तो खाद्य फसलों तक सीमित थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हरित क्रांति जब शुरू हुई थी तो ये खाद्य फसलों तक ही इसको सीमित रखा गया था। तो राइट आंसर आपका ए है, खाद्य फसल। व्यावसायिक फसलों को नहीं जोड़ा गया था, व्यावसायिक फसलों को नहीं जोड़ा गया था, फल वाले फसलों को भी इसमें नहीं जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चलिए आसान प्रश्न आपका, देख के ही बता सकते हैं क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर बात करें, नहर है, कुएं हैं, तालाब हैं, उपयुक्त में से सभी हैं। तो उपयुक्त में से सभी यहाँ पर भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नहर का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पर जल की व्यवस्था कम है, कुओं का इस्तेमाल किया जाता है, तालाब का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी है। अगला प्रश्न आपका है 75, विश्व में से कौन सा देश अभी तक मिश्रित या संकर तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है। तो 75 नंबर की बात करें, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है, जिसमें ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ में, परंपरागत व्यवस्था के साथ में आधुनिक व्यवस्था। तो परंपरागत के साथ में आधुनिक व्यवस्था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसने किया, तो आपको मालूम है इन सब काम में चीन बहुत आगे चल रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका चीन है। परंपरागत चीज़ों को आधुनिक चीज़ों के साथ में जोड़ने में चीन इस समय आगे चल रहा है, सफल है। फिर बात करते हैं, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को
किस में वर्गित किया जा सकता है? ज्वालामुखी से रिलेटेड आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आवर्तन के आधार का मतलब होता है पीरियोडिसिटी के आधार पर, पीरियोडिसिटी के आधार पर। तो सक्रिय ज्वालामुखी या समय के आप हिसाब से समझ सकते हैं, समय के हिसाब से। तो सक्रिय ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जो सक्रिय रहे, निष्क्रिय ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जो निष्क्रिय हो गया हो, विलुप्त ज्वालामुखी यानी जिनमें ज्वालामुखी की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल भी ना हो रही हों। तो यहाँ पर बात करें आवर्तन के आधार पर, ज्वालामुखियों को हम सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी तीनों प्रकार से विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो 36 का अपन आंसर हो जाएगा डी। फिर बात करते हैं, अगला प्रश्न है 77, व्यापक दरिद्रता देखी जाती है। तो किस महाद्वीप में व्यापक दरिद्रता देखी जाती है? किस महाद्वीप में बहुत ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा गरीब है? एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में। तो आप सभी को मालूम है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है ये पूरी व्यापक रूप से जो दरिद्रता देखी जाती है, अफ्रीका महाद्वीप के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत बुरा हाल है, और अफ्रीका महाद्वीप में व्यापक दरिद्रता देखी जा सकती है अन्य महाद्वीपों के मुकाबले। चलिए अगला प्रश्न है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। आसान प्रश्न है आपके सामने। भारत के उत्तरी क्षेत्रों की नदियां हैं क्या? भारत के दक्षिणी क्षेत्रों की नदियां हैं क्या? भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की नदियां हैं क्या? भारत के केंद्रीय और दक्षिणी क्षेत्रों की नदियां हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भारत के दक्षिणी क्षेत्रों की नदियां। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, भारत के दक्षिणी क्षेत्रों की। भूगोल के प्रश्न यहाँ से अब आपसे स्टार्ट होंगे। फिर बात करते हैं, भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है। तो भैंसों की एक उत्तम नस्ल है जिसका नाम है मुर्रा, और मुर्रा पाई जाती है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, सौराष्ट्र के क्षेत्रों में, गुजरात के मेहसाना क्षेत्र में, महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में। तो 79 नंबर प्रश्न का यहाँ पर बात करें, राइट आंसर यहाँ पर है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो है मुर्रा नस्ल पाई जाती है भैंसों की, अन्य कहीं नहीं पाई जाती है, पंजाब और हरियाणा में केवल पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे, जिनको हम बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, बीपीएल की प्रतिशतता क्या है? तो कितने प्रतिशत लोग 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं? तो ये आपको बताना है, 32%, 22%, 42% और 35%। तो यहाँ पर बात करें तो 21.9% है, 21.9% है। तो यहाँ पर राउंड फिगर में आप 22% मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दिस का ऑप्शन तो होता नहीं है। तो यहाँ पर 22% यहाँ पर राइट आंसर है एज पर बीपीएससी आंसर की। तो 21.9% यहाँ पर राइट आंसर है, 22% इस हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर है। और जब हम आपको ये आंसर बता रहे हैं, सभी ये फाइनल आंसर की से आपको आंसर बताया जा रहा है। फिर बात करते हैं, विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है 2020 से पहले? 2020 से पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है? तो ये आपको मालूम है कि भारत 2020 से पहले चीन के बाद आता था दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पर चीन था, दूसरे नंबर पर भारत था। अभी क्या स्थिति? तो अभी पहले नंबर पर भारत चल रहा है, अभी पहले नंबर पर भारत चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात कर, और अमेरिका यहाँ पर चूंकि देश पूछा गया है तो अमेरिका यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्योंकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है ये 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है। अमेरिका एक महाद्वीप है पूरा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका कोई देश नहीं है। देश का नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका देश का नाम है। केवल अमेरिका नाम से कोई देश नहीं, अमेरिका नाम से क्या महाद्वीप है। तो उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप यहाँ पर है, तो इसलिए अमेरिका नहीं हो सकता यहाँ पर। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर चीन माना गया है 2020 से पहले। आज की वास्तविक स्थिति के हिसाब से विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। 2020 से पहले यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग आरंभ हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। प्लानिंग कमीशन कब आया था? तो प्लानिंग कमीशन आया था 1950 में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आप एक बार तिथि कमेंट कर दीजिएगा कि तिथि क्या थी, किस तिथि को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे।
इस समय बात करें तो नीति आयोग बना हुआ है, नीति आयोग बना हुआ है। नीति आयोग आप कमेंट कीजिएगा, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय, तो प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा, तो इस समय नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में जो मजदूर संघ आंदोलन है अस्थायी रूप से कब स्थापित हुआ था। 1917 में हुआ था, 1919 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो अगर हम बात करें भारत में मजदूर संघ आंदोलन की, तो अस्थायी तौर पर यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से लेकर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो 1914 से लेकर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1918 के पश्चात जो है भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी रूप से स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री से। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से लेकर 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों का प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह किसने लिखा है, तो यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह जो स्टेटमेंट है यह है बिपिन चंद्र का। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग में चरित्र चित्रण किया है। और एक हिसाब से देखेंगे तो आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि आर्थिक रूप से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, निष्कासन सिद्धांत वगैरह से संबंधित है ये। तो बिपिन चंद्र का यह स्टेटमेंट है। फिर अगला प्रश्न है, रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी। जनसंघर्ष काल के लिए, प्राकृतिक आपदा काल के लिए, शांति काल के लिए या द्वितीय विश्व युद्ध काल के लिए। तो रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी, तो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर जो है बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर बीपीएससी ने आंसर माना है इस प्रश्न का। द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 45 के मध्य अगर हम बात करते हैं तो जो है वार के जो विश्व युद्ध का जो काम चल रहा था, साथ में जो सैनिकों को बार बार ढो के ले जाना था, इस काम के लिए रेलवे का सर्वाधिक उपयोग किया गया था। जो भी खाने पीने का सामान था उसके लिए रेलवे का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। हर तरफ नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट हर तरफ ब्रिटिश सरकार जो है रेलवे का इस्तेमाल कर रही थी। तो रेलवे का इस्तेमाल वास्तविक वरदान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है कब हुआ है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ है, ये आपको समझना था। फिर बात करते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे सुपरहिट प्रश्न है। इसी में धन निष्कासन सिद्धांत दिया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न का, 2011 में भारत में कौन से एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का है। 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं किस राज्य में हैं, किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो आप सभी को मालूम है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। फिर बात करते हैं पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है। 88 नंबर प्रश्न का यहाँ पर आप बताइएगा। अतिसार बीमारियां, आंत्र ज्वर, पैराटाइफाइड या उपयुक्त सभी। तो 88 प्रश्न की यहाँ पर बात करें, अतिसार बीमारियां यहाँ पर डायरिया के लिए बोला गया है, डायरिया के लिए, आंत्र ज्वर जो है टाइफाइड हो गया आपका। इसके अलावा पैराटाइफाइड, तो डायरिया हो चाहे टाइफाइड हो चाहे पैराटाइफाइड हो, ये सभी जो बीमारियां होती हैं पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव होता है इन सभी बीमारियों पर। तो खाने पीने की चीज़ों में अगर पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों से होते हैं अतिसार बीमारियां, डायरिया, आंत्र ज्वर, टाइफाइड और पैराटाइफाइड। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत में कृषि सुधार किया गया था। जमींदारों की सहायता के लिए कृषि सुधार किया गया था क्या, कृषकों की सहायता के लिए किया गया था, उपलब्ध साधनों के दोहन हेतु या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि जमींदारों की सहायता तो करना कोई मकसद था नहीं, जमींदार तो लूट लाट के बराबर किए हुए थे आज़ादी के समय। तो भारत में जो कृषि सुधार हुए, लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं आज़ादी के बाद,
1950 के बाद। तो ये हुआ है कृषकों की सहायता के लिए। कितने किसान थे, कितने लाखों किसान थे जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं था। तो भूदान आंदोलन का आपने नाम सुना होगा, जो कि विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था। कृषकों की सहायता के लिए कृषि सुधार भारत में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, भारत में जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है। आप सभी को मालूम है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है। तो ये 1 दशक यानी 10 वर्ष पर की जाती है। तो भारत में जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है, 10 वर्ष। अब यहाँ पर आपको ये लॉजिक नहीं लगाना है कि 2011 में जनगणना आई, अभी 2025 चल रहा है, आ क्यों नहीं रहा, 14 साल हो गया। इससे मतलब नहीं है। अगली जो जनगणना कभी भी आएगी 2021 की आएगी, ये समझिए। 2011 के बाद कौन सी जनगणना आएगी, 2021 की। और यहाँ पर बात करें 2011 की जो जनगणना है, ये भारत की जो है 15वीं जनगणना है, 15वीं जनगणना है। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी, 1800 जो बात करें तो हर 10 साल पर जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। दूसरी जनगणना जिसको नियमित जनगणना कहते हैं 1881 में। 1881 से लेकर आज तक जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं सभी 10 वर्ष पर हुई है। ये आप देखेंगे तो 9 वर्ष पे हुआ है, लेकिन ये रेगुलर नहीं था। पहला रेगुलर था 1881, लेकिन पहली जनगणना किसको बोला जाता है, 1872। लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुआ था पहली जनगणना। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में। तब से नियमित का मतलब है कि अब हर 10 साल पे हो रहा है तब से। अगला प्रश्न आपका है, करंट अफेयर्स का सवाल है, 1 मार्च 2023 का, छोड़ देते हैं, कोई काम का आपका नहीं है। फिर ये भी 2022 का करंट अफेयर का सवाल है, आपके किसी काम का नहीं है। 2022 महिला विश्व कप, बस आप प्रश्न देख लीजिए कि इस तरीके के भी प्रश्न आपसे बीपीएससी पूछ सकता है। ये आपको प्रश्न देखने का बस इतना ही है कि इस तरीके के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स में। फिर है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यहाँ पर बात करें COP 27, तो आपसे TRE 3 में क्या पूछा गया था, याद कीजिए, COP 28 बाकू अजरबैजान। आपसे पूछा COP 29 पूछा गया था। तो यहाँ पर आपसे COP 27 पूछा गया। COP 27 जो हुआ था ये शर्म अल शेख में हुआ था, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था, शर्म अल शेख शहर में, मिस्र के। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी है, डी ऑप्शन है राइट आंसर, मिस्र देश में। तो राइट आंसर यहाँ पर मिस्र है। और आपका इसी तर्ज पर सेम टू सेम देखिए, ये भी आपका एक 7 के बाद आप 8 प्रश्न भी कह सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र से रिपीट हुए थे। तो यहाँ पर आपने देखा संयुक्त राष्ट्र का आपसे क्या पूछा गया था, COP 29। जो TRE 3.0 का री एग्जाम था उसमें COP 29 पूछा गया था, बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान में हुआ था, अजरबैजान में COP 29 हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। इसके अलावा अगर आपसे COP 30 पूछेगा कि COP 30 कहाँ पर होगा 2025 में, तो COP 30 होगा 2025 में ब्राज़ील में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है। तो शहर से कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है, तो शहर से यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल और केवल यहाँ पर आपको आवासीय और शहरी मंत्रालय, नाम में ही शहर है, शहर शहर जोड़ दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है। कल आपने जीएस पार्ट में देखा था, एक आपसे हरित हाइड्रोजन पूछा गया था, यहाँ आपसे जो है कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम पूछा जा रहा है। बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो 96 नंबर प्रश्न की बात करें तो कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन को हम गुलाबी हाइड्रोजन कहते हैं, पिंक हाइड्रोजन कहते हैं, पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है कैसी गैस है, तो हाइड्रोजन की बात करें तो ये कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन गैस है। और ये गुलाबी हाइड्रोजन के रूप में बात करें तो कार्बन फ्री न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में ये प्रोड्यूस किया जाता है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन को हम गुलाबी हाइड्रोजन कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने का विधेयक पारित किया है। तो 97 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये दिसंबर 2022 का आपका सवाल था, दिसंबर 2022 में ये करंट अफेयर का सवाल था। छत्तीसगढ़ राज्य ने ऐसा किया था। फिर उसके बाद बिहार राज्य में भी आया, लेकिन बिहार राज्य का आपको स्थिति मालूम है कि बिहार राज्य में कास्ट सेंसस हुआ,
और कास्ट सेंसस होने के बाद, जातिगत जनगणना होने के बाद जो है सरकार ने आरक्षण भी बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद फिर पटना हाई कोर्ट ने उस हाई कोर्ट जो है आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। आरक्षण को जब रद्द कर दिया तो पुराना जो आरक्षण था वो वापस से लागू हो गया। चलिए, यहाँ पर आपका 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर छत्तीसगढ़ है उस वर्ष के हिसाब से, चूंकि 2023 का प्रश्न पत्र यहाँ पर आप देख रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, चैत्य भूमि किस नेता की समाधि स्थल है? चैत्य भूमि, आपको हम इतना हिंट दे रहे हैं कि जो चैत्य भूमि होती है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोगों की समाधि स्थल होती है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि कौन और कौन एक इंसान थे जो अंत में अपना जो लास्ट समय जब उनका चल रहा था तो उन्होंने हजारों लोगों के साथ में, हजारों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म को किसने अपना लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंत में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो चैत्य भूमि इनका समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? कमेंट कीजिएगा, ये आपको मालूम भी होना चाहिए। दिल्ली में किस नाम से है, कौन से घाट के नाम से है, इतना हमने आपको बता दिया है। चलिए, 99 नंबर प्रश्न की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार, ये आपका करंट अफेयर का सवाल है, कोई काम का नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ये भी आपका करंट अफेयर का सवाल है। प्रश्न बस एक बार देख लीजिए, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। आपको आंसर इसको हम बता भी नहीं रहे ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो, ये सब आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब आते हैं अगले पर, निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मल पावर प्लांट में हम किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का, थोरियम का, वायु का, जीवाश्म ईंधन का, जिसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो थर्मल पावर प्लांट में आप सभी को मालूम है कि हम थर्मल पावर प्लांट में जो है कोयले का प्रयोग करते हैं। कोयले का प्रयोग करते हैं। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यूरेनियम या थोरियम की बात करें तो यूरेनियम और थोरियम का कहाँ पे प्रयोग करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम यूज़ करते हैं यूरेनियम और थोरियम का। तो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट पूछा गया था जिसमें कोयला इस्तेमाल किया जाता है, तो जीवाश्म ईंधन के रूप में। फिर बात करते हैं विंड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति पावर किस पर निर्भर करती है? तो जो विंड मिल होती है, आपने जो है देखा होगा कि बड़े बड़े विंड मिल होते हैं, विंड मिल से विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है और ये किस पर निर्भर करती है? तो 102 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न ऊंचाई पर निर्भर करती है, यानी ऊंचाई कम रहे, पवन के बेग पर निर्भर नहीं करती है, विंड मिल के आसपास लगे हुए पेड़ों पर निर्भर करती है। तो देखिए, पेड़ के होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। खास यहाँ पर बात करें, पवन का वेग महत्वपूर्ण है। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 पेड़ लगे हुए तो इन 4 पेड़ों की वजह से पवन का वेग मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है पवन का वेग। तो जो विंड की स्पीड होती है, अगर विंड की स्पीड स्लो होगी तो विंड मिल से जो उत्पन्न विद्युत शक्ति होगी वो कम होगी, विंड की स्पीड तेज होगी तो विद्युत शक्ति जो है वो ज़्यादा जनरेट होगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, राइट आंसर बी है। चलिए, जो है अच्छा प्रश्न आपके लिए, ये भी आपका बात करें तो पूछा गया सवाल है TRE 1 में, विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? विद्युत धारा को किस एक यंत्र से नापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से, एमीटर से, वोल्ट मीटर से, विभव मापी से। तो विद्युत धारा यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। तो विद्युत धारा की बात करें हम तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मापते हैं? मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को मापने का अगर हम बात करें तो 103 नंबर प्रश्न का एमीटर आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के बारे में आप कमेंट कीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर का एग्जैक्टली काम क्या होता है। विद्युत धारा एमीटर से थोड़ा अंतर होता है। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो इसमें स्मॉल करंट इसमें जो है संसूचित की जाती है, यानी स्मॉल करंट को, छोटी धारा को, छोटे अमाउंट में अगर कोई धारा उत्पन्न हुई है तो उसको हम इससे जांच सकते हैं। लेकिन जो करंट को मापने का काम है, जो धारा को, विद्युत धारा को जो मापने का काम है वो एमीटर का होता है। वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। वोल्ट मीटर की बात कर ले तो वोल्ट मीटर से आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है, विभवांतर जिसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं 104 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? BPSC TRE 3.0 में हूबहू सेम प्रश्न आपसे पूछा गया था। धातु निष्कर्षण में, विद्युत बल्ब में, कुचालक में, टेक्सटाइल उत्पादन में। तो TRE 3.0 एग्जाम में सेम टू सेम ये प्रश्न आपका फंसा था। 104 में राइट आंसर आपका बी है, विद्युत बल्ब। ऑप्शन भी सेम थे। फिर बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं?
दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, चुंबक के केंद्र से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, इनको ऐसा माना जाता है कि कहाँ से निकलती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं ये निकलती हैं उत्तरी ध्रुव से। तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ, इस तरीके से आप ध्यान रखिए, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती हैं। फिर बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपसे पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है सब कुछ आपको। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो है किसमें हम देख सकते हैं। आकाश का जो नीला रंग होता है उसमें, सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में। तो हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप कलर देखते, किसी चीज़ का कोई स्पेसिफिक कलर जो हमें दिखता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो ब्लू कलर जो रहता है, जिसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन नीले कलर का होता है, तो आकाश के नीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में लाल रंग होता है, रेडिश कलर होता है। ये सब कुछ हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है। तो ये आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त में से सभी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह भी प्रश्न अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का प्रश्न है, टीआरई 3.0 एग्जाम में आपसे पूछा गया था। याद करिए कि आपको यह प्रश्न दिखा था परीक्षा में, मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो सीलरी मसल्स है, सीलरी मसल्स की वजह से फोकल लेंथ में बदलाव आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सीलरी मसल्स है। हिंदी में आप देखेंगे तो पश्चमाभी पेशियाँ, पश्चमाभी पेशियाँ आपको दिया गया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हिंदी शब्द दिया जाएगा, इंग्लिश शब्द भी यहाँ पर दिया जा सकता है। टीआरई 3.0 एग्जाम में सेम प्रश्न ये आपका कॉपी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, गाड़ी में पीछे देखने के लिए दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए दर्पण का आवर्धन, मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स मिरर की हम यूज़ करते हैं। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर गाड़ियों में पीछे देखने के लिए। और इसका जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा कितना होना चाहिए? तो ये हमेशा होना चाहिए 1 से कम। तो राइट आंसर है लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछा आपसे जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित माध्यमों में किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो प्रकाश की गति यहाँ पर आपको बताना है अधिकतम किसमें होगी। तेल में होगी, जल में होगी, वायु में होगी, कागज में होगी। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों के हिसाब से आप देखेंगे तो प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होगी? दिए गए विकल्पों में 4 विकल्प में से आपसे पूछा गया, निम्नलिखित माध्यम में से आपसे पूछा गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायु का, ये जो है दिए गए विकल्पों में सबसे कम है, और इसके वजह से लाइट जो है सबसे तेज, जो प्रकाश की गति है दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक होगी वायु में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए विकल्पों में वायु का सबसे कम है दिए गए विकल्पों में। तो यहाँ पर राइट आंसर 109 प्रश्न का सी हो जाएगा। और इसके अलावा प्रकाश की गति सभी केस के लिए, तो प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो आंसर आता है निर्वात में। निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है निर्वात में, वैक्यूम में सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो शून्य प्रतिरोध का मतलब होता है जीरो रेजिस्टेंस। ऐसे पदार्थ जिनमें जीरो रेजिस्टेंस होता है, शून्य प्रतिरोध होता है, उनको क्या कुचालक कहा जाता है, चालक कहा जाता है, अतिचालक कहा जाता है या अर्धचालक कहा जाता है। तो अतिचालक का मतलब यहाँ पर आपसे सुपर कंडक्टर से है, सुपर कंडक्टर से है। तो शून्य प्रतिरोध, जीरो रेजिस्टेंस की बात करें तो अतिचालक होते हैं, सुपर कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अतिचालक, सुपर कंडक्टर्स हो जाएगा। इनमें शून्य प्रतिरोध होता है, यानी कुछ भी जो है रेजिस्टेंस इनमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस बार आपसे पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? एसिडिक है। लेमन जूस आपसे पूछा जा रहा है, टमाटर पूछा जा रहा है, दूध पूछा जा रहा है। तो दूध, लेमन जूस, टमाटर, दूध, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो कौन सा यहाँ पर अम्लीय होता है?
अम्लीय प्रकृति आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दूध का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने आपको पढ़ा रखा है, हमने आपको जो साइंस का एनसीईआरटी साइंस का एमसीक्यू करा रखा है, वहाँ पे आपको पढ़ा रखा है कि दूध का जो पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 6.5 से लेकर 6.7 के मध्य होता है। किसी भी चीज़ का अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो इसलिए आप दूध को भी क्या मानेंगे, अम्लीय प्रकृति का मानेंगे। लेमन जूस तो आपको क्लियर है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी आपका अम्लीय है। उपयुक्त में से सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न का डाउट आपको अगर किसी को रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देगा। तो नीले लिटमस को रेड लिटमस में अगर कोई बदल सकता है तो वो कोई अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्लीय प्रकृति का यहाँ पर आप देखिए इस प्रश्न में कौन है अम्लीय प्रकृति का, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई अम्ल ही नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल सकता है। दिए गए विकल्प में वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, चूने का पानी, ये सभी के सभी क्या क्षारीय हैं, ये तीनों अम्लीय भी नहीं है। आप एलिमिनेट कर दिए, काम खत्म। सिरका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। सिरका जिसको विनेजार कहते हैं, जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाने वाला सिरका यहाँ पर आपका नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय प्रकृति है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है HCl घोल का pH 4 है तो घोल की मोलरिटी निम्नलिखित में से क्या होगी। टफ सवाल है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो 113 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है 0.001 मोल। तो यहाँ पर HCl घोल का pH मान 4 है, घोल की मोलरिटी जो है 0.001 यहाँ पर m है, और यहाँ पर आपको इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर pH मान 4 है तो 10 के पावर -4 कर दीजिए। अगर pH मान 3 होता है तो 10 के पावर -3 हो जाता। 10 के पावर -4 को क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है। चलिए कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है, इस बार के लिए आपके सवाल पूछा जा सकता है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र इस बार आपसे पूछा जा सकता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। तो कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम वैसे इसको बोलते हैं। चलिए आइए बीपीएससी टीआरई 3.0 में यह भी सवाल आपने देखा था, ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने इस सवाल को गलत भी किया था। रासायनिक भाषा में मोर्चा, जंग लगना, रस्टिंग को हम क्या कहते हैं, केमिकली हम रस्टिंग को क्या कहते हैं। तो 115 नंबर प्रश्न ने जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह प्रश्न गलत कराया था, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर आपका राइट आंसर है 115 में। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर गलत हुआ था, रस्ट को हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के रूप में जानते हैं। तो केमिकली हम रासायनिक रूप से रस्ट का ये पूरा नाम है। एनसीईआरटी में आपको आधा अधूरा नाम दिया गया है कई जगह, लेकिन यहाँ पर रासायनिक रूप से जब हम पूरा नाम देखते हैं तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त आंसर हमारा हो जाता है। फिर बात करते हैं CO2 और H2 दोनों गैसें होती हैं। अब यहाँ पर बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो CO2 और H2 दोनों गैसें कैसे होती हैं, तो यहाँ पर बात करें तो H2 के बारे में अभी हमने देखा था। हाइड्रोजन गैस कैसी थी, रंगहीन थी। अगर हाइड्रोजन गैस रंगहीन है तो CO2 भी रंगहीन है। तो CO2 और हाइड्रोजन दोनों गैसें जो है बात करें तो इनमें समानता क्या है, रंगहीन है, कलरलेस है, कलरलेस है। स्वभाव से अम्लीय कौन है, तो CO2 तो अम्लीय है, लेकिन H2 अम्लीय है क्या, तो H2 अम्लीय नहीं है। तो इसलिए जो है स्वभाव से अम्लीय आपका नहीं हो सकता। पानी में घुलनशीलता की बात करें तो दोनों समान रूप से नहीं है, H2 नहीं, मतलब इस हिसाब से यहाँ पर बात करें तो CO2 और H2 दोनों गैसें कैसी होती है, तो रंगहीन आपका यहाँ पर ज़्यादा बेटर आंसर है 4 में से। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस बार आपको पूछा जा सकता है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो PbSO4 यहाँ पर आपका लेड का रासायनिक यहाँ पर सूत्र है। Pb++ होता है, SO4 -2 होता है, ये आपस में जुड़ जाता है, 2+ 2- चिपक गया, PbSO4 यहाँ पर आपका राइट आंसर 117 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है, वसा युक्त भोजन बासी या गंध युक्त हो जाते हैं, बताइए निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण होता है। एनसीईआरटी साइंस में क्या हमने आपको यह टॉपिक पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है, तो बताइए। वसा युक्त भोजन रैंसिडिटी के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। बासी या गंधयुक्त जब हो जाता है तो किसके वजह से होता है, तो खाने का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयन हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ए है। और होता क्या है, तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है, जो
वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है वो रिएक्शन उससे हो जाता है। खाना जो होता है, जो फैटी फूड होता है, वसायुक्त भोजन होता है, उसमें खट्टापन आ जाता है, रेंसिडिटी आ जाता है, खराब हो जाता है ऑक्सीडेशन के वजह से, उपचयन के वजह से। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण सवाल है इस बार के लिए। हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, क्यों रखते हैं? तो हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं क्योंकि यह सफ़ेद ठोस है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया होने के कारण, सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के कारण। तो हमने आपको सिल्वर क्लोराइड के बारे में पढ़ा रखा है। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन आपको याद आया होगा, AgCl2। आपको याद होगा सनलाइट के प्रेजेंस में किस में टूट जाता है? Ag और Cl में। तो Ag और Cl2 में टूट जाता है। और ये आपको हमने फोटोकॉपी याद होगा कि जो है वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल भी करते हैं। एनसीईआरटी में हमने आपको पढ़ाया है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो गहरे रंग में बोतल में रखने का कारण क्या है? ताकि यह सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए, ताकि सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन ना कर जाए, इसलिए क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को यहाँ पर ऐसा रखा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। एनसीईआरटी से आपका ये डायरेक्ट प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, TRE 2 में साइंस में, TGT साइंस में पूछा गया था आपसे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी को मालूम है विटामिन B12 किसका नाम है। तो विटामिन B12 जो है, बात करें तो कोबैलेमिन का, या साइनोकोबैलेमिन बोले, चाहे कोबैलेमिन बोले चाहे साइनोकोबैलेमिन बोले, एक ही बात है यहाँ पर। इसके अलावा बात करें हम थायमीन का, तो यहाँ पर बात करें विटामिन B12 का रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है ये है आपका कोबैलेमिन। थायमीन की बात करें तो विटामिन B1 को बोलते हैं। राइबोफ्लेविन की बात करें विटामिन B2 को बोलते हैं। नियासिन की बात करें तो विटामिन B3 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? तो यह जो है प्रश्न आपको छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है। पूछा तो ऐसे प्रश्न यूपीएससी तक में भी पूछे गए हैं, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट वगैरह में ये सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का प्राणी है? क्या आपको यहाँ प्रश्न BPSC TRE 3.0 री एग्जाम में मिला था क्या? आप कहेंगे बिल्कुल मिला था। तो कौन सा यहाँ पर गर्म खून का प्राणी है? 122 नंबर प्रश्न का आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो कबूतर आपका यहाँ पर राइट आंसर था। बस कहानी यही थी कि BPSC ने जब ऑप्शन बनाया तो ये 3 ऑप्शन बना दिए, डी में कबूतर हटा दिया। आपका राइट आंसर उस प्रश्न में नन ऑफ दीज था, क्योंकि मगरमच्छ तो नहीं है, दादुर मछली, ये सभी क्या है? कोल्ड ब्लडेड है, ठंडे खून के प्राणी हैं। गर्म खून का प्राणी कबूतर है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, कबूतर। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? मछली का तेल, चीनी, केला, नारियल। क्या आंसर होगा 123 नंबर प्रश्न का? तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो फिश ऑयल होता है, मछली का तेल होता है, बॉडी ऑयल और लीवर ऑयल, जो ये दोनों होता है, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो विटामिन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर मछली का तेल हो जाएगा। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से गुथे आटे के फूलने का कारण क्या है? तो गुथे आटे का फूलने का कारण क्या होता है? तो 124 नंबर प्रश्न की बात करें तो जब फर्मेंटेशन का प्रोडक्शन होता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन की जब प्रक्रिया होती है, तो किण्वन की प्रक्रिया के समय में बात करें तो ईस्ट के वजह से जो है, ईस्ट की जो है उपस्थिति में बात करें तो आटा जो है होता है वो गुथा हुआ आटा फूल जाता है, जिसमें हम बेकरी में इस्तेमाल भी करते हैं। और ये किस वजह से होता है? तो CO2 गैस के उत्पादन के कारण, CO2 गैस उत्पादन के कारण, और CO2 गैस की वजह से फूल जाता है। और फूलने के कारण जो है फिर हमें अच्छे अच्छे जो ब्रेड वगैरह जो हम देखते हैं निर्माण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका CO2 का उत्पादन है। NCERT से ये प्रश्न आपका लिया गया था। फिर है प्रश्न प्राकृतिक स्रोत और अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो टमाटर ऑक्जेलिक एसिड आपको बताना है, संतरा एसिटिक एसिड, बिछुआ डंक लैक्टिक एसिड, इमली का डंक मेथनोइक एसिड। तो 125 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या होगा? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। संतरा में बात करें तो एसिटिक अम्ल तो नहीं होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? तो ये सिरका में होता है। एसिटिक एसिड सिरका में होता है। संतरा की बात करें तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। बिछुआ का डंक में लैक्टिक एसिड नहीं पाया जाता। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? खट्टे दूध या दही में। इमली की बात करें तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो इमली में कमेंट कीजिएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल की बात करें तो ये बिछुआ के डंक में जाएगा। इमली का कमेंट कीजिएगा कौन सा अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न है 126। गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है। दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या होता है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये सब प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके दैनिक जीवन में आपने होते हुए देखे हैं, इस वजह से इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। तो दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण यहाँ पर क्या होगा? तो तापमान में वृद्धि के साथ में बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, तो यही कारण होता है दूध से दही जल्दी बनता है गर्मी के दिनों में। अब ठंडियों के मुकाबले, क्योंकि ठंडी में गर्मी होती नहीं ज़्यादा, तो ताप में वृद्धि हो नहीं पाती है, बैक्टीरिया का विकास हो नहीं पाता उतना अच्छे से, तो ताप में वृद्धि के साथ में बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, इस वजह से यहाँ पर ये रीज़न है। इसीलिए गर्मियों में दूध से दही जल्दी बनता है। निम्नलिखित में से कौन एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? हूबहू सेम सवाल बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? एक्सोक्राइन ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि हमने आपको पढ़ा रखा है। तो एंडोक्राइन ग्रंथि की बात करें तो कौन सा नहीं है? तो एड्रेनल, पिट्यूटरी, थायराइड, ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें तो लैक्रिमल है यहाँ पर। तो राइट आंसर 127 नंबर प्रश्न का यहाँ पर जो है बात करें तो लैक्रिमल है। लैक्रिमल के बारे में हमने आपसे बात किया था, कौन मतलब लैक्रिमल की वजह से जो है क्या होता है हमारे शरीर में, कमेंट कीजिएगा, ये हमने आपको डिस्कस भी किया था। चलिए अगला प्रश्न है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो स्मिथ और नाथन्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बर्ग, कौन थे इसमें से? तो बात करें 128 की तो 128 में आंसर आपका स्मिथ और नाथन्स, दो लोग थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज इन्होंने किया था। अगला प्रश्न आपका है, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं, किसकी जानकारी देते हैं? ये भी हमने आपको पढ़ाया एनसीईआरटी साइंस के एमसीक्यू में। तो रस संवेदी अभिग्राहक जो है ये होते हैं, किसकी जानकारी देते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमने आपको पढ़ा रखा है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स की बात करें तो ये रस संवेदी स्वाद की जानकारी देते हैं। इसके अलावा बात करें गंध की जानकारी कौन देते हैं? स्मेल की। तो गंध या स्मेल की जो जानकारी देते हैं उनको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। अगले पे आते हैं, मस्तिष्क जिम्मेदार है 130 नंबर प्रश्न, सोच विचार के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो 130 नंबर प्रश्न में बात करें तो मस्तिष्क के सभी ही कार्य हैं, सोच विचार करने के लिए भी मस्तिष्क की आवश्यकता सर्वाधिक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए भी मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। सेरेबलम याद आया होगा, सेरेबलम जो पार्ट होता है मस्तिष्क का वो शरीर के संतुलन में हेल्प करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? ये भी आपका पूछा गया सवाल है। तो निम्नलिखित में से कौन, टीआरई में, और एक कौन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो खाद, कागज, सूती कपड़ा। तो ये तो जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल है। डीडीटी की बात करें तो ये अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डीडीटी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को हम क्या कहते हैं? फोटोग्राफिज्म कहते हैं, फोटोनेस्टिज्म कहते हैं, फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ये जो सवाल आपका एनसीईआरटी साइंस में आपको मिल जाएगा। फोटोट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर बताया गया है। एनसीईआरटी साइंस का जो थ्योरी वाला क्लास है आपको वहाँ पर देखेंगे तो ये हमने डिस्कस कराया हुआ है। तो कमरे में रखा हुआ गमले में पौधा प्रकाश की दिशा में जो मुड़ जाता है, तो फोटोट्रॉपिज्म के कारण ऐसा होता है। फोटोट्रॉपिज्म के कारण ऐसा होता है। फोटो शब्द जो है प्रकाश के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटो का मतलब ही होता है प्रकाश, और ट्रॉपिज्म यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फोटोट्रॉपिज्म आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वानस्पतिक हार्मोन है? बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में पीआरटी में पूछा गया सेम सवाल। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकिनिन। तो वानस्पतिक हार्मोन एक ही है, कौन सा है? डी है, जिसको हम साइटोकिनिन बोलते हैं। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन की बात करें तो ये जो है जंतु हार्मोन है। साइटोकिनिन की बात करें तो ये प्लांट हार्मोन है। काम क्या है इसका? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन साइटोकिनिन का काम है। अन्य जो हमने आपको 3 और आपको मुख्य वनस्पतिक जो है हार्मोन पढ़ा रखे हैं, प्लांट हार्मोन पढ़ा रखे, कमेंट कर दीजिएगा।
निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? भूमिगत जल है, जमीन के अंदर जो जल है उसकी कमी नहीं होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। वन रोपण के कारण, ताप ऊर्जा संयंत्र के कारण, जंगलों का ह्रास तथा वर्षा की कमी के कारण, अधिक जल मांग वाली फसलों की खेती के कारण। तो अधिक जल मांग वाली फसलों की खेती अगर हम करेंगे जिसमें जल ज़्यादा चाहिए तो भूमिगत जल तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पूछा गया कमी नहीं होगा। जंगलों का ह्रास होगा तो वर्षा की कमी होगी तो भूमिगत जल पे असर पड़ेगा, कम होगा। ताप ऊर्जा संयंत्र में भी भूमिगत जल की कमी होती है। वन रोपण की बात करें, अगर हम जंगल में जंगल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे अगर हम लगाते हैं, वन रोपण करते हैं तो इससे क्या होगा? भूमिगत जल बढ़ता है, भूमिगत जल को रोकते हैं तो भूमिगत जल इससे बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर कमी किससे नहीं होगा? तो वन रोपण यहाँ पर आपका राइट आंसर है। मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण है? बहुत ही पोटेंशियल वाला प्रश्न है, इस बार आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में आपको। तो मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो मिर्च में जो तीखापन होता है, पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू, तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है कैप्साइसिन के कारण। तो कैप्साइसिन यहाँ पर आपका राइट आंसर है 135 में, बी आपका राइट आंसर है। ये आपका सवाल जो है बात करें तो विभिन्न आयोग द्वारा ये सवाल पूछा भी गया है। तो मिर्च में तीखेपन का कारण होता है कैप्साइसिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? वन्य जीवन के अंतर्गत जो वाइल्ड लाइफ होता है, केवल वन्य जीव ही आते हैं क्या? केवल वन्य में पौधे आते हैं क्या? वन्य पौधे और वन्य जीव दोनों आते हैं या सभी पौधे तथा जीव आते हैं? तो वन्य जीवन की बात करें तो वन्य जीवन में वाइल्ड लाइफ में कौन कौन आएंगे? तो उस वाइल्ड लाइफ वाले क्षेत्र में वन्य पौधे और वन्य जीव दोनों। तो 136 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है, वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड प्लांट और वाइल्ड एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल यहाँ पर आपको बताना है कौन सी है। बीटी कॉटन है या बीटी ब्रिंजल है, गोल्डन राइस है या उपयुक्त में से सभी? तो बात करें बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और गोल्डन राइस, तीनों के तीनों ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है जिसको हम शॉर्ट में जीएम क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो जीएम क्रॉप्स के उदाहरण है सारे के सारे उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब उपयुक्त में से सभी आंसर आपका हो जाएगा। प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? तो प्रथम जीन परिवर्तन यहाँ पर बात करें फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यहाँ पर अगर हम बात करें 1982 में तंबाकू का जो पौधा था उसको प्रथम जीव परिवर्तन के तहत फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में जो है इसको पैदा किया गया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तंबाकू है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो ये आपका प्रश्न आपको जो है TRE 2.0 में, PRT में साइंस में आपको मिल जाएगा। तो PRT साइंस में भी यहीं से प्रश्न पूछा गया था। तो वायु प्रदूषण का प्रभाव बात करें तो प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो 139 नंबर प्रश्न की बात करें तो जो पत्तियां होती हैं, वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पत्तियों पर पाया जाता है। तो यहाँ पर 139 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी, पत्तियां हो जाएंगी। जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, एयर में डायरेक्ट एक्सपोज होती हैं, प्रदूषण से डायरेक्ट एक्सपोज होती हैं, इसीलिए सबसे पहला जो प्रभाव वायु प्रदूषण का होता है वो पत्तियों पर पाया जाता है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है जीएस का, तनाकंद का आम उदाहरण है। तो 140 में बात करें तो स्टेम ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर का आपको यहाँ से उदाहरण पूछा जा रहा है। आम मतलब कॉमन एग्जाम्पल, तो स्टेम ट्यूबर का यहाँ पर आपसे उदाहरण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अदरक, लहसुन, प्याज, आलू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार आपको देखने को मिल सकता है। तो तनाकंद का यहाँ पर आम उदाहरण कौन है? आलू है। स्टेम ट्यूबर आलू को हम कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा आलू। फिर बात करते हैं अदरक का, जिंजर का, तो जिंजर जो है ये राइजोम की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बात करें ओनियन और गार्लिक की, ओनियन और गार्लिक की, लहसुन और प्याज की, तो इनको हम जो है बल्ब की कैटेगरी में रखते हैं। और यहाँ पर आप जो है ओनियन बल्ब का पिक्चर देख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार से, इसी तरीके से बात करें ये ओनियन बल्ब है। और इसी प्रकार से बात करें तो गार्लिक का भी केस होता है। तो गार्लिक और ओनियन का दोनों का सेम केस है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो तनाकंद का आम उदाहरण यहाँ पर आलू हो जाएगा। अदरक राइजोम हो गया, लहसुन और प्याज जो है बल्ब की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपके आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। कमेंट कीजिएगा आज के प्रश्न आपको कैसे लगे। इसके बाद आपका जो है मैथ का प्रश्न आपको एक साथ में कराया जाएगा, 1 से लेकर 50 तक,
फिर उसके बाद 141 से लेकर 150 तक, टोटल 60 प्रश्न है ये, और इन 60 प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। उससे पहले जो पीआरटी मैथ्स के एडमिन ग्रुप में जो भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी अभ्यर्थियों को ये 60 प्रश्न को सॉल्व करके, अच्छे से सॉल्व करके PDF बनाकर सेंड करना रहेगा ग्रुप में। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।